नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपना जो टेस्ट सीरीज है उसका अगला पार्ट लेके आए हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और एक बार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसने कहा था? ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पिछले वीडियो में, एक बार फिर से कर लेते हैं। तो ये कथन कहा था स्टैनली हॉल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किशोरावस्था की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, शरीर और मन संबंधी और बौद्धिक। दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा शरीर तथा मन संबंधी। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी थी? एडो रिपोर्ट, फेडरिक ट्रेसी, सीएपिल या जीन पियाजे ने? तो दोस्तों ये परिभाषा दी थी जो जीन पियाजे ने दी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है? एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके कौन सी योजना नहीं बना सकता? पाठ्यक्रम, शारीरिक विकास, विषय वस्तु का चयन या शिक्षण विधि? तो दोस्तों एक शिक्षक है, वो शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके पाठ्यक्रम निर्माण कर सकता है, विषय वस्तु का चयन कर सकता है, शिक्षण विधि का चयन कर सकता है, लेकिन उसका शारीरिक विकास निर्धारित नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसिक विकास का संबंध नहीं है स्मृति का विकास, तर्क और निर्णय, शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई, अवबोध की क्षमता। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई है वो शारीरिक विकास से संबंधित है, मानसिक विकास से नहीं है। अगला प्रश्न है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे किशोरों को अभिप्रेरणा देनी चाहिए, सहानुभूति देनी चाहिए, जिम्मेदारी उठाने का अवसर देना चाहिए, लेकिन कभी लालच नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य में हड्डियों की संख्या कम हो जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था में हड्डियों का हस्तीकरण हो जाता है और हड्डियां 206 रह जाती है, और किशोरावस्था में हस्तीकरण हो रहा होता है। बाल्यावस्था में हड्डियां सर्वाधिक होती है और शेषावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है। अगला प्रश्न है, किसको परीक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है? किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन का प्रक्रिया माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम को प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया माना जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परिणाम देने की? तो प्रमुख समस्या क्या है दोस्तों? यहाँ पे जो प्रमुख समस्या है किशोरावस्था में वो समायोजन की है। इस अवस्था में बालकों में उथल पुथल मची रहती है, समायोजन की क्रिया है वो बहुत कम हो पाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह कौन सा विकास है? तो
तो संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है। कोई भी ज्ञान प्राप्त होता है तो सबसे पहले उसकी संवेदना होती है। तो ये कौन सा पक्ष है दोस्तों? तो ये मानसिक पक्ष है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों यह कथन कहा था स्टैनले हॉल ने। दोस्तों इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एक हॉल में किशोरों को भर देंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा संघर्ष हो सकता है, वहाँ पे तनाव उत्पन्न हो सकता है और तूफान का माहौल बन सकता है। तो किशोरों में विरोधाभास तो होता ही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से शेषावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास में तीव्रता, नैतिकता का होना, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता और दूसरों पर निर्भरता। और दोस्तों एक बच्चा है उसमें शारीरिक विकास में तीव्रता बिल्कुल होती है, मानसिक क्रियाओं की भी तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भरता भी होती है, लेकिन एक बच्चे में वो नैतिकता का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, यह सत्य नहीं है। बाकी जो सारी है वो विकास के नियम है। विकास की विभिन्न दर से विकसित होते हैं व्यक्ति, सबकी जो विकास की जो दर है वो अलग अलग होती है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल होता है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद में रुकता नहीं है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। और विकास स्नेह स्नेह होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है? तो जन्म से लेकर मृत्यु तक एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है। एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम है मनोसामाजिक सिद्धांत। दोस्तों ये भी याद रखना है आपको, मनोसामाजिक सिद्धांत जो दिया था वो एरिक्सन ने ही दिया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, प्रवृत्तिवर्ती क्रिया, चिंतन या दौड़ना। तो कौन सी जो मस्तिष्क से संबंधित क्रिया है जिसमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है दोस्तों? तो चिंतन के लिए संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें मानसिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इनमें से कौन सा कारक है जो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता? जी हाँ दोस्तों, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति और धार्मिक वातावरण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ ऑप्शन, धार्मिक वातावरण। अगला प्रश्न है कि बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है? बालक के भाषा विकास में सबसे मुख्य रूप से कौन योगदान देती है? तो बालक के भाषा विकास में सबसे ज़्यादा जो योगदान देती है वो परिवार है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने दिया था? वो थे दोस्तों कोहलबर्ग। इसे याद रखना, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। चलो अगला दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? चूहों पर प्रयोग करने वाले दोस्तों मेंडल थे। ये अपने साइंस का भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इन्होंने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, तो वो थे मेंडल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता? दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा लंबाई और वजन। लंबाई और वजन है वो भाषा विकास को प्रभावित
नहीं करता है। कौन सा ऊर्जावान मित्र, अच्छा अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। तो जो ऊर्जावान होता है और मित्रवत होता है उसकी विशेषता क्या होती है दोस्तों, कि वो आसानी से चिढ़ने वाला नहीं होता है। बाकी ये सब इसके लक्षण है, लेकिन ये जो लक्षण है वो एक ऊर्जावान और खुशमिजाज लड़के का नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। विचार संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधित आदत, नैतिक आदत या भावना संबंधित आदत। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भावना संबंधी आदत। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था। प्रकार्यशील व्यक्ति का सिद्धांत जो दिया था वो कोल रोजर्स ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में विकसित किया था या प्रस्तावित किया था। वो थे एरिक्सन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की। तो वस्तु स्थायित्व का जो सिद्धांत दिया था दोस्तों वो जीन पियाजे ने दिया था। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुसरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन किस लक्षण की ओर इंगित करता है। तो दोस्तों यह लक्षण है वो सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए तो अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद, गुड नाइट।